हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात पर। तो चलिए, ज्ञान की बात लेकर आया है आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें हम लोग इतिहास की दुनिया जो कक्षा 10 का एक 20 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका संपूर्ण जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं। पहले ऑब्जेक्टिव सेशन को समाप्त करेंगे और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हम लोग बिना किसी देरी को अपने वीडियो को सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाएं। इससे कोई भी वीडियो अगर अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, जो पहला क्वेश्चन ही अपना है वो है इटली एवं वर्तमान जर्मनी में किस महादेश इटली एवं वर्तमान जर्मनी में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ये हो जाएगा पहला का यूरोप, ठीक है, पहला यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो अपना दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो कौन सा वंश हो जाएगा? बुर्बो वंश हो जाएगा। कौन सा वंश हो जाएगा? बुर्बो वंश, यानी कि ग जो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन जो अपना है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो याद रखिएगा, मेजनी का संबंध जो था वो कार्बोनारी संगठन से था। किस संगठन से था? कार्बोनारी संगठन से था। आप लोग भी ध्यान से सुनते रहिएगा, एकदम एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आप लोगों को ही बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन था। पहला ऑप्शन जो इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या फिर पर्सा, निम्नलिखित में से कौन सा था। तो ऑस्ट्रिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए, जो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो ये है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, है ना। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। सेनापति के पद पर, या फ्रांस में राजदूत, या प्रधानमंत्री, या गृह मंत्री। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? प्रधानमंत्री आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो कि पेशे से क्या था? ऑप्शन क है, सिपाही था, कि किसान था, कि जमींदार था, कि नाविक था। तो याद रखना है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था जी? नाविक था। क्या था? नाविक था। 6 का घ आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ख आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए, जो 8वां नंबर क्वेश्चन है वो है कि जालवेरीन एक संस्था थी। किसकी संस्था थी भाई? तो क्रांतिकारियों की थी, कि व्यापारियों की थी, कि विद्वानों की थी, या पादरी सीमांतों की थी। तो याद रखना है, जालवेरीन एक संस्था थी जो व्यापारियों की थी। किसकी थी? व्यापारियों की थी, ठीक है। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा यहाँ तक। एक ही बार में कोशिश कीजिएगा याद करने के लिए, क्योंकि दोबारा आपके पास समय उतना नहीं है कि आप इस वीडियो को देख पाएंगे, है ना। इसीलिए एक बार में ही ध्यान से कंसंट्रेट होकर देखिएगा। अगर एक बार में नहीं होता है तो दोबारा रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौ नीति का अवलंबन किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है मेजनी ने किया था, दूसरा ऑप्शन है हिटलर ने किया था, तीसरा ऑप्शन है बिस्मार्क ने किया था, या चौथा ऑप्शन है विलियम फर्स्ट ने किया था। तो याद रखना है, रक्त एवं लौ की नीति को बिस्मार्क ने याद किया था। किसने? बिस्मार्क ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864 में, 1866 में, 1870 में, या 1871 में। तो कब हुई? याद रखना है, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई, यानी कि ऑप्शन घ जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन घ जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। जो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है
यूरोप वासियों के लिए, किसके लिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है यूनान, तीसरा ऑप्शन है तुर्की और चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस वासियों के लिए यानी यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो याद रखना है यूनान। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ख, यूनान जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो आपका ऑप्शन है तुर्की के साथ, यूनान के साथ, हंगरी के साथ या पोलैंड के साथ। तो याद रखना है तुर्की बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा, याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरें। क्या कह रहा है? डॉट डॉट के युद्ध में ही एक महाशक्तिशाली के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। किसके? तो याद रखिए कौन सा युद्ध था? सेडोन का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? सेडोन का युद्ध था। इसमें कौन सी लिख देंगे? सेडोन, सेडोन। ठीक है, सेडोन का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? सेडोन का युद्ध था। देखिए दूसरा पूछ रहा है शेडवा का युद्ध डॉट डॉट और डॉट डॉट के बीच हुआ, मतलब किसके और किसके बीच में हुआ? कौन सा युद्ध? शेडवा का युद्ध। किसका युद्ध? शेडवा का युद्ध। तो याद रखना है ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ। शेडवा का युद्ध किसके बीच में हुआ? सी तो ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ। किसके युद्ध? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ। ठीक है, किसके बीच? ऑस्ट्रिया और पर्सा लिख देते हैं, ऑस्ट्रिया और पर्सा, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। किसके बीच? ऑस्ट्रिया और पर्सा। एक में ऑस्ट्रिया भराएगा और एक में पर्सा भराएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने डॉट डॉट युग का भी अंत कर दिया। 1848 का फ्रांसीसी क्रांति किस युग का? पुरातन युग का। किस युग का? पुरातन युग का। यानी कि जो तीसरा में लिखेंगे हम लोग, इसमें क्या लिखेंगे? पुरातन युग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पुरातन युग लिखेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वेटिकन सिटी के राजमहल जहां डॉट डॉट रहते थे जो इटली के डॉट डॉट से बचा रहा। तो क्या भराएगा? पहला में वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पोप रहते थे। कौन रहते थे जी? पोप रहते थे। कौन रहते थे? पोप रहते थे। वो इटली के संघर्ष से, किसके संघर्ष से? इटली के संघर्ष से, इटली के संघर्ष से बचा रहा। चलिए बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक डॉट डॉट को वहाँ का राजा घोषित किया। यानी क्या बोल रहा है? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक किसको? ऑटो को। किसको? ऑटो को, ऑटो को, ऑटो को। ठीक है, ऑटो को। किसको? ऑटो को लिख देते हैं। ऑटो को जो है वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया। ठीक है, ऑटो को, ऑटो या ओटो लिख सकते हैं, ओटो को। ठीक है, हंगरी का राजधानी कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। एक मिनट लिख दे भाई, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? बुडापेस्ट हो जाएगा। ठीक है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है मिलान करने के लिए। ठीक है, मिलान करने के लिए। अब ये ऑब्जेक्टिव में आपको कैसे पूछेगा? मिलान करने के लिए पूछेगा? जी बिल्कुल नहीं, मिलान करने के लिए नहीं पूछेगा। पूछेगा मेजनी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? और ये कोई 4 ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, किस तरह से पूछेगा एक बार ध्यान से सुनिए। मेजनी का संबंध किससे है? ठीक है, और चारों ऑप्शन में से आपसे पूछेगा। तो मेजनी का संबंध जो हो जाएगा किससे हो जाएगा? तो याद रखना है मेजनी का संबंध इटली से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? इटली से हो जाएगा। यानी कि मेजनी इटली से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा पूछेगा हीगेल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो याद रखना है हीगेल जो है ये क्या था? एक दार्शनिक था। क्या था? एक दार्शनिक था। हीगेल क्या था? दार्शनिक था। उसके बाद फिर पूछेगा बिस्मार्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और फिर ये आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो याद रखना है
जो बिस्मार्क था वो जर्मन चांसलर था। क्या था जी? जर्मन चांसलर था। और विक्टर इमैनुअल क्या था? राजनीतिज्ञ था। क्या था? राजनीतिज्ञ था। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो टॉपिक है अपना वो भी मिलान करने के लिए है, लेकिन सन ईस्वी है। ठीक है, पूछेगा आपसे ये क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, कहेगा वियना सम्मेलन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ, और ये ऑप्शन में आपको दिखाई देगा। तो याद रखना है वियना सम्मेलन जो हुआ 1815 में हुआ। कब हुआ सर? 1815 में हुआ। 1815 में, यानी कि एक को घ सही करता है। ठीक है, एक का घ हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से है मेटरनिख का पतन। मेटरनिख का पतन कब हुआ? 1848 में हुआ। कब हुआ? 1848 में, यानी कि दू का क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण कब हुआ है? 1871 में हुआ है। कब हुआ है? 1871 में हुआ है। उसी तरह से सेडना का युद्ध, सेडौन का युद्ध है ये। ठीक है, यहाँ पे चंद्रबिंदु छूटा हुआ है। सेडौन का युद्ध है, कब हुआ? 1870 के बीच। कब हुआ? 1870 के बीच हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये भी मिलान करने वाला है। मिलान करने वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जो किस तरह से पूछेगा। चलिए एक बार और समझा देते हैं किस तरह से पूछेगा। देखिए क्वेश्चन पूछेगा आपसे कोशुथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, और ये चारों ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा नीचे। ठीक है, तो याद रखना है जो कोशुथ है वो संबंधित है हंगरियन राष्ट्रवादी नेता से। किससे है? हंगरियन राष्ट्रवादी नेता से संबंधित है। कौन? कोशुथ। ठीक है, दूसरा है एड्रियानोपल की संधि। एड्रियानोपल की संधि कब हुई? 1829 ईस्वी में। ठीक है, 1829 ईस्वी में। यूनान की स्वतंत्रता, किसकी? यूनान की स्वतंत्रता 1832 ईस्वी में। यूनान की स्वतंत्रता 1832 ईस्वी में। पोलैंड में आंदोलन, पोलैंड में आंदोलन जो बच गया, यानी कि 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में। चलिए इस तरह से अपना पहला अध्याय समाप्त हुआ। अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो कमेंट में लिखें यस समझ में आ रहा है, और लाइक बटन को ज़रूर दबाएं, और साथ में दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि आखिरी मौका है आपके पास। जितना यहाँ से नॉलेज गेन करना है गेन कर सकते हैं, जितना मार्क्स ऑब्टेंड करना है उतना ऑब्टेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा सेशन आपके बुक से ही लिया गया है। इसीलिए यकीन मानिए एक भी प्रश्न इससे बाहर जाने वाला नहीं है। इसीलिए सेशन में शुरू से लास्ट तक बने रहें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के। ये दूसरा चैप्टर हम लोगों का अध्याय शुरू हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ही क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? सर रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन आपका है 1861, 1862, 1863, 1864। तो याद रखना है 1861 में। कब? 1861 में। दूसरा क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, या पानी रखने का मिट्टी का घड़ा, पानी रखने का मिट्टी का घड़ा है, ठीक है, या बर्तन है। उसके बाद सी ऑप्शन है रूस का सामंत और रूस का सम्राट। तो याद रखना है आपको कि रूस में जार का जो अर्थ होता है रूस का सम्राट होता है। क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, या इटली में, या रूस में? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो आपका जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में हुआ, जापान में हुआ, चीन में हुआ, या क्यूबा में हुआ? तो याद रखना है पहला प्रयोग साम्यवादी का वो कहाँ हुआ? रूस में हुआ सर, यानी कि 4 का क ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 4 का क ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन है यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? नहीं था पूछ रहा है ना, कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? लुई कला, या फिर सेंट साइमन, या कार्ल मार्क्स, या रॉबर्ट ओवन? कौन नहीं था? ध्यान दीजिएगा कौन नहीं था, है ना। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा
कार्ल मार्क्स, यानी कि सी ऑप्शन, ग ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है, टॉल्स्टॉय की रचना है, दोस्तोवस्की का रचना है, या एंजल्स का रचना है? तो याद रखना है जो वार एंड पीस है वो टॉल्स्टॉय की रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की रचना है। अगला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे वो है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 या 1905? तो याद रखना है बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। जो अगला क्वेश्चन आपका दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे वो है, लाल सेना का गठन किसने किया था? किसका गठन भाई? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, या ट्रोट्स्की ने, या केरेंस्की ने? तो याद रखना है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने किया था, यानी कि गो ऑप्शन जो आपका है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन आपका क है 1921, 1922, 1924 और 1924, है ना। दोनों ही ऑप्शन रिपीटेड हो गया है ना, तो ये तो हो नहीं सकता, ऐसे भी आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा सर? 1924, है ना। 1924 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1924 यहाँ रिपीटेड हो गया है, यहाँ मान लीजिएगा 23 है, यहाँ 24 है, तो 1924 याद रखिएगा। लेनिन की मृत्यु क्या हो जाएगा सर? 1924 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ? है ना, किन देशों के बीच हुआ? पहला ऑप्शन रूस इटली, दूसरा ऑप्शन रूस और फ्रांस, तीसरा ऑप्शन रूस और इंग्लैंड, चौथा ऑप्शन रूस और जर्मनी। तो याद रखना है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो हुई वो रूस और जर्मनी के बीच में हुई। किसके बीच में हुई सर? रूस और जर्मनी के बीच में हुई, यानी कि घ ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, है ना। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं जो सबको दिखाई देगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के समय शासक कौन थे? है ना, रूसी क्रांति के समय शासक कौन थे? तो याद रखना है रूसी क्रांति के समय जो शासक थे वो जार निकोलस द्वितीय थे। याद रखना है क्या सर? जार निकोलस द्वितीय थे, है ना, जार निकोलस द्वितीय थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया या किसने किया था? तो याद रखना है लेनिन ने किया था। किसने किया था सर? लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति डॉट डॉट ईस्वी में लागू हुआ। तो नई आर्थिक नीति यानी कि नेप, इसी को शॉर्ट में कहा जाता है नेप। अगर नेप भी पूछे NEP कब लागू किया गया तो ध्यान में रखिएगा, NEP मतलब होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या प्रोग्राम बोलिए जो बोलिए। ठीक है, ये कब लागू किया गया था? याद रखना है 1921 में। नेप जो लागू किया गया है नई आर्थिक नीति, वो कब लागू किया गया सर? 1921 ईस्वी में, 1921 में लागू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओवन डॉट डॉट का निवासी था, यानी कि कहाँ का निवासी था रॉबर्ट ओवन? तो याद रखना है कि ग्रेट ब्रिटेन का निवासी था। कहाँ का था सर? तो ग्रेट ब्रिटेन का निवासी था। कहाँ का था? ग्रेट ब्रिटेन का निवासी था। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन का निवासी था। ग्रेट ब्रिटेन का निवासी था रॉबर्ट ओवन। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसको माना जाता है? तो याद रखना है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक यूटोपियन को माना जाता है। किसको माना जाता है सर? यूटोपियन को, है ना, यूटोपियन को माना जाता है। चलिए इस तरह से अपना दूसरा अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो समाप्त हुआ। देखिए हम लोग पहले पूरे बुक का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, है ना, और उसके बाद फिर से हम लोग रिपीट करेंगे किसको सर? अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को पूरा क्लियर कर ले, है ना, कह रहा है सुमेलित करें, है ना, क्या कह रहा है?
सुमेलित कीजिए, यानी कि सही को मिलान को कीजिए। कि क्या करना है सर? सही मिलान करना है। तो बताना है कि दास कैपिटल जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो याद होना चाहिए तब ना टिक कीजिएगा, अनजादगी किसको टिक कीजिएगा बताइए। तो इसलिए आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है। जो दास कैपिटल है वो कार्ल मार्क्स से संबंधित है। किससे संबंधित है सर? कार्ल मार्क्स से संबंधित है। ठीक है। उसी तरह से चेका, चेका क्या है सर? तो जो चेका था वो गुप्त पुलिस संगठन था। आप पूरे बुक को, हिस्ट्री को अच्छे से पढ़े होइएगा तो आपको याद होगा चेका था वो पुलिस गुप्त पुलिस संगठन था। क्या था सर? गुप्त पुलिस संगठन था। ठीक है। उसके बाद नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति याद होना चाहिए। लेनिन ने इसको उत्पत्ति यानी कि बोले तो इसका अवधारणा दिया था। और कब दिया था सर? तो 1921 में दिया था। कब दिया था? 1921 में दिया था। और इसकी मृत्यु की बात करें तो 1924 में। इतना तो याद ही होना चाहिए, लेनिन से रिलेटेड है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स की मृत्यु, कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई सर? तो 1883 में हुई या 1853 में हुई? तो याद रखना है कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु जो हुई 1883 ईस्वी में हुई। कब हुई सर? 1883 ईस्वी में हुई। ठीक है। और बच गया स्टालिन की मृत्यु। तो स्टालिन की मृत्यु जो हुई 1953 ईस्वी में हुई। कब हुई सर? 1953 ईस्वी में हुई। तो चलिए इस प्रकार से हम लोगों का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। बढ़ जाते हैं अगला अध्याय की ओर, जो जिसका पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? हिंद चीन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, मैंने देश में आते हैं। तो किस देश में आते हैं? हिंद चीन के अंतर्गत कौन सा देश आता है ना, ये पूछा हुआ है। हिंद चीन के अंतर्गत कौन सा देश आता है? चीन, वियतनाम, लाओस, या हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, या कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, या कंबोडिया, वियतनाम, चीन और इंग्लैंड। तो याद रखना है आपको, हिंद चीन के अंतर्गत कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आता है। ये लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इतना चीज़ तो आपको याद ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखना है अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है सर? कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो आपका याद होना चाहिए, लेकिन आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डच। तो पूछ रहा है क्या हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी? तो सबको याद होगा कि कौन थे सर? पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। ये एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा, है ना। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? तो कोलोन कहलाते थे। गौ नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? वियतनाम के थे, लाओस के थे, या थाईलैंड के थे, या कंबोडिया के थे? तो याद होना चाहिए नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के थे सर? कंबोडिया के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? हो चिन मिन ने लिखा, या फान बो चाऊ ने लिखा, या कुआंग दे ने लिखा, या त्रियू ने लिखा? तो सर याद होना चाहिए कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फान बो चाऊ ने लिखा है। किसने लिखा है सर? फान बो चाऊ ने लिखा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। देखिए एक बार से 2 बार हम इसलिए नहीं रिपीट कर पा रहे हैं क्योंकि समय कम है ना। कम समय में हम सोच रहे हैं पूरे कंटेंट को डिलीवर किया जा सके आप तक, है ना। तो यकीन मानिए आप एक बार ध्यान से पूरे सेशन को देखिए, फिर एक बार 1.5 मोड में लगाकर रिवीजन कीजिएगा, एकदम पूरे दिमाग में छप जाएगा आपके, है ना। इसीलिए एक एक पॉइंट को, एक एक बात को ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक सुनते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला जो समझौता था वो किस नाम से जाना गया? जेनेवा समझौता, या हनोई समझौता, या पेरिस समझौता, या धर्मनिरपेक्ष समझौता? तो क्या कह रहा है सर? 1946 मार्च 1946 में और फ्रांस एवं वियतनाम के बीच। तो
तो सर 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच जो होने वाला समझौता था, उस समझौता को हम लोग हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। इसीलिए आपका ऑप्शन ब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रसेल थे, या फिर हो चिन मिन थे, या नरोत्तम सिंहानुक थे, या रूसो थे? कौन वो दार्शनिक थे जिन्होंने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया गया? तो कौन सा थे? तो याद रखना है आपको ऑप्शन, यानी कि रसेल थे। कौन थे भाई? रसेल थे। कौन थे? रसेल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे वह है कि हिंद चीन में क्या है कि हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समय, देखिए क्या कह रहा है, अंतिम युद्ध समय जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे वो कौन थे? वाशिंगटन थे, निक्सन थे, या जॉर्ज बुश थे, या रूजवेल्ट थे? तो याद रखना है सर कि कौन थे? निक्सन थे। कौन थे? निक्सन थे। एकदम दिमाग में फिट कर लेना है ना, भूलना नहीं है। अगला है हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? तो याद रखना है सर कि हुआ जो था वो क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। क्या था? क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। अगला क्वेश्चन जो रिक्त स्थानों को पूर्ति करें वो किस तरह से आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में? तो वो पूछेगा कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने डॉट का निर्माण करवाया था, और 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा। तो उसमें याद रखना है कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका सर? तो लिखेंगे अंकोर वाट मंदिर का निर्माण। किसका सर? अंकोर वाट। किसका? अंकोर वाट मंदिर। अंकोर वाट मंदिर याद हुआ ना सर? अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन अपना है वह है कि डॉट समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। वह कौन सा समझौता था जो पूरे हिंदुस्तान को नहीं भाई, वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया? तो वो आपका था सर जिनेवा समझौता। कौन समझौता था सर? जिनेवा समझौता था। कौन समझौता था? जिनेवा समझौता था। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि हो चिन मिन का दूसरा नाम, यानी कि हो चिन मिन का जो दूसरा नाम था वो था न्यूगन आई कोवोक। क्या था सर? न्यूगन आई कोवोक था। क्या था सर? न्यूगन आई कोवोक था। लिख दे रहे हैं बच्चे जो नहीं समझ पा रहे होंगे वर्ड, उनके लिए न्यूगन आई कोवोक। न्यूगन आई कोवोक, आधा को वो अको। ठीक है। न्यूगन आई कोवोक जो थे हो चिन मिन का दूसरा नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। दिएन बिएन फू के युद्ध में डॉट बुरी तरह से हार गया। कौन भाई? तो याद रखना है फ्रांस बुरी तरह से हार गया। फ्रांस बुरी तरह से हार गया। अनामी दल का संस्थापक कौन था? तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। अनामी दल के संस्थापक जोन गुयेन आई थे। कौन थे भाई? जोन गुयेन आई थे। कौन थे? जोन गुयेन आई थे। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो अगला क्वेश्चन है वो है कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गद्दार पार्टी की स्थापना आपको याद होना चाहिए कि लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की। लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो याद रखना है 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है वह है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ, है ना? लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ? तो याद रखना है सर लखनऊ समझौता 1916 वर्ष में हुआ। 1916 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंग्रेज के किस अधिवेशन में पारित हुआ? किसका सर? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंग्रेज के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो याद रखना है कि सितंबर 1920 कलकत्ता। क्या याद रखना है सर? सितंबर 1920
कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? यानी भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में पूछ रहा है ना। तो याद रखना है 1920 ईस्वी में सर शुरू हुआ और तुर्की के समर्थन में शुरू हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सर हम बता सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ और दांडी यात्रा से शुरू हुआ। किस यात्रा से सर? दांडी यात्रा से। इसलिए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ग ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्व स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? है ना, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज, है ना। तो याद रखना है सर, पूर्ण स्वराज 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को पारित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो सर याद रखना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में केबी हेडगेवार ने किया। किसने सर? केडी हेडगेवार ने किया। अर्थात आपका ऑप्शन 8 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो याद रखना है सर, वो आंदोलन का नाम था बारदोली आंदोलन। कौन सा आंदोलन था सर? बारदोली आंदोलन। ठीक है। अगला है, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो याद रखना है सर, 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ। 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ। चलिए अगला जो आपका मिलान करने के लिए बोल रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए, उसको देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक और किसने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किया? तो याद रखना है सर, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की शुरुआत किया। दूसरा क्वेश्चन है कि किसने भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे, या कौन? इसमें अब किसने नहीं आएगा, कौन आएगा। कौन भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे? तो याद रखना है सर, महात्मा गांधी जो थे भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। याद क्या रखना है सर, महात्मा गांधी भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे, जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में दिखाई दे रहा है कि ... फरवरी ... को आंदोलन स्थगित हो गया। कौन सा आंदोलन स्थगित हुआ सर? तो असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। और कब फरवरी को सन था? तो याद रखना है 12 फरवरी 1922 था। क्या था सर? 12 फरवरी 1922 था। 12 फरवरी 1922 था। उम्मीद करते हैं एकदम दिमाग में परफेक्ट हो गया होगा। आपका जो सन ईस्वी है दिमाग में एकदम छप गया होगा। ठीक है, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे, कौन थे भाई? साइमन कमीशन के अध्यक्ष जॉर्ज साइमन, सर जॉर्ज साइमन थे। कौन थे? सर जॉर्ज साइमन थे साइमन कमीशन के अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। 5वां क्वेश्चन है, डॉट में डॉट कर के विरुद्ध में आंदोलन आरंभ हुआ। डॉट में डॉट कर के विरुद्ध, यानी कि लिखेंगे सर फरवरी 1928 में। कब सर? 1928 में, फरवरी 1928 में। किस कर के विरुद्ध? तो कृषि कर के विरुद्ध। कृषि कर, कौन सा कर था वो? कृषि कर के विरुद्ध में जो आंदोलन को आरंभ किया गया। चलिए इसको समाप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है व्योमेश चंद्र बनर्जी। किनको याद रखना है भाई? व्योमेश चंद्र बनर्जी को। अगला क्वेश्चन है कि डॉट अप्रैल डॉट को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 11 अप्रैल 1936 को। क्या याद रखना है सर? 11 अप्रैल 1936 को
गठन हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उड़ीसा में कब कौन सा विद्रोह हुआ? तो याद रखना है सर, उड़ीसा में 1914 में और खोड़ा विद्रोह हुआ। कौन सा विद्रोह हुआ सर? खोड़ा विद्रोह हुआ। साफ कर दें बोर्ड, उसके बाद लिख देते हैं खोड़ा विद्रोह। कौन सा? खोंड विद्रोह उसको बोल सकते हैं, खोंड विद्रोह। और कब हुआ? 1914 में हुआ। ठीक है, 1914 में हुआ। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर वीडियो में सेशन में पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है, बकवास नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल अपने दोस्तों में भी शेयर करें और लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। चलिए अगला क्वेश्चन जो अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है सही सुमेलित करना है। ठीक है, यानी कि मिलान करना है। तो क्या मिलान करना है सर? पूछेगा गांधीवादी चरण कब से कब तक को माना जाता है ना? गांधीवादी चरण कब से कब तक को माना जाता है? तो याद रखना है सर 1919 से 1947 तक का जो चरण दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग गांधीवादी चरण के नाम से जानते हैं। अगला है चौरा चौरी हत्याकांड। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ सर? तो 5 फरवरी 1922 में, और यही होने के बाद जो असहयोग आंदोलन था वो स्थगित हो गया है ना, यानी 2 का क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे सर? मदन मोहन मालवीय थे, यानी कि ग का च हो जाएगा। ठीक है, 3 का च हो जाएगा। अगला है बंगाल विभाजन वापस कब लिया गया सर? तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन वापस लिया गया। और हिंदू महासभा कब हुआ सर? तो हिंदू महासभा 1915 ईस्वी में हुआ। कब हुआ सर? 1915 ईस्वी में। और मोपला विद्रोह जो हुआ, मोपला विद्रोह ये हुआ केरल में। कहाँ हुआ सर? केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ सर? केरल में हुआ। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं बिना समय वेस्ट किए। अगला क्वेश्चन अगला चैप्टर का जो आपके स्क्रीन पे है वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। यकीन मानिए अगर सेशन में आप शुरू से लास्ट तक बने रहते हैं तो आपका बिल्कुल 20 नंबर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला है। जो भी हम लोग बुक का अध्ययन कर रहे हैं बुक से ही क्वेश्चन आता है, एक भी क्वेश्चन बुक से बाहर का नहीं आता है। और हम लोग बुक को पूरे अच्छे तरह से एक एक क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसीलिए शुरू से लास्ट तक यकीन मानिए बने रहिए। एक भी प्रश्न इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा, एक भी इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर सेशन में मज़ा आ रहा है तो लाइक बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के। स्पिनिज जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो कब हुआ सर? 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो याद रखना है सर हम्फ्री डेवी। कहाँ गया सर? हम्फ्री डेवी ने आविष्कार किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बम्बई में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिलों की स्थापना कब हुई? तो बम्बई में 1851 ईस्वी में, यानी कि को ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1917 ईस्वी में भारत में जो पहली जूट मिल जो थी किस शहर में स्थापित हुई? तो याद रखना है सर पहली जूट मिल भारत में कलकत्ता शहर में। ठीक है, कलकत्ता शहर में। अगला क्वेश्चन है भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब माना जाता है या कब हुआ? तो याद रखना है सर जो 1814 ईस्वी में माना जाता है। ठीक है, यहाँ 1914 गलती से लिखा गया है, इसको 1814 कर लीजिएगा। ठीक है, 1814 ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? डेट पूछ रहा है आपसे, तो याद रखना है 1907 ईस्वी में, 1907। ख आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्थापना कब हुई? ठीक है, डेट पूछ रहा है कब हुई, तो याद रखना है 1910 ईस्वी में भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? कहाँ सर? इंग्लैंड की बात हो रही है, तो याद रखना है सर 1918 में। कब? 1918 में।
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848, 1881, 1885 या 1920? कब हुई सर? तो याद रखना है 1920 में हुई सर, 1920। घ नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? फैक्ट्री एक्ट भारत के लिए पहला कब पारित हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1881। ग ऑप्शन बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। कह रहा है कि सन 1838 ईस्वी में डॉट में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई। तो कहाँ सर? तो लंदन में हुई। याद रखना है क्या? लंदन। क्या याद रखना है? लंदन में हुई, है ना। सन 1838 ईस्वी में लंदन में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई। कहाँ सर? लंदन में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई। इसमें क्या भराएगा? लंदन। अगला है सन डॉट में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ। तो सन 1926 1926 में। कब सर? 1926 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम मजदूरी कानून सन डॉट में पारित हुआ। तो कब सर? 1948, यानी कि देश आज़ादी के 1 साल बाद। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? तो याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1920 में हुई। कब हुई? 1920 में, यानी कि जब असहयोग आंदोलन हो रहा था उसी समय। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं एवं बच्चों की डॉट को निश्चित किया गया, है ना। किस चीज़ को निश्चित किया गया? काम करने की अवधि की, यानी कि ये निर्णय लिया गया कि इस उम्र से कम के बच्चे कार्य को नहीं करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, सुमेलित करें, यानी कि सही मिलान करना है ना दोस्त। क्या करना है? सही मिलान करना है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, एकदम डटे रहना है सेशन में। सेशन को एंजॉय करना है। जब भी आपको बोरियत महसूस हो तो याद रखना है सफलता उसी को मिलती है जो संघर्ष करना जानता है दोस्त। अगर आप सोचते हैं कि हमें मनोरंजन मिले, मज़ा आए पढ़ने में, तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा। अगर मज़ा आता है तो वो पढ़ाई नहीं हो रहा है, आपका बकवास हो रहा है। इसीलिए मज़ा आने की कोई कंसेप्ट नहीं है। बिल्कुल हम लोग एक एक पॉइंट को, एक एक कंसेप्ट को कंसेप्चुअल समझते जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं। इसीलिए सेशन में बने रहे, डटे रहें, तभी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। अगर लक्ष्य को पाना है तो हमें मेहनत करना ही होगा, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है एस्पिनीज जेनी पूछेगा आपसे सर, एस्पिनीज जेनी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो याद रखना है कि एस्पिनीज जेनी जो है जेम्स हारग्रीव्स इससे संबंधित है, ठीक है। फ्लाइंग शटल किससे संबंधित है? तो याद रखना है जॉन के से संबंधित है फ्लाइंग शटल। अगला है पावर लूम किससे संबंधित है सर? तो पावर लूम एडमंड कार्ट, क्या लिखा हुआ है? एडमंड कार्ट राइट से संबंधित है, ठीक है। अगला है वाष्प इंजन। तो सर वाष्प इंजन हम जानते हैं भाप इंजन, यानी कि वाष्प इंजन जो है जेम्स वाट से संबंधित हो जाएगा, है ना। वाष्प जेम्स वाट से संबंधित हो जाएगा। अगला है स्पिनिंग म्यूल किससे संबंधित है? सेक्सुअल क्रैम्पटन से। किससे? सेक्सुअल क्रैम्पटन से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए हम दोबारा रिपीट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि लंबा सेशन हो जाएगा, है ना। और लंबा सेशन करने से हमको कोई फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार सेशन को अच्छे तरह से सुनिए, समझिए, ध्यान से, एकदम कंसेप्चुअल समझिए। अगर कुछ डाउट रह जाता है, समझ में नहीं आता है, तो यकीन मानिए दोबारा सेशन को देखिए, एकदम खोपड़ी में छेद करने वाला कंटेंट दिया जा रहा है, एकदम दिमाग में फिट बैठेगा, है ना। और एग्ज़ाम को फोड़ के आइएगा। एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न आएंगे और बाकी कहीं से नहीं आएंगे, क्योंकि प्रश्न कहाँ से आते हैं भाई? बुक से ही आते हैं। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? बुक ही पढ़ रहे हैं, तो बाहर से आने की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िए, सुनिए, समझिए, है ना। चलिए हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है वह है कि सामंती व्यवस्था से हटकर
किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, है ना, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था बढ़ी। तो याद रखना है क्या, प्रगतिशील व्यवस्था या आक्रामक व्यवस्था या रूढ़िवादी प्रवृत्ति या शोषणकारी प्रवृत्ति। तो प्रगतिशील व्यवस्था, क्या याद रखना है सर, प्रगतिशील व्यवस्था बढ़ी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो याद रखना है प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। क्या माना जाता है सर, प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। अस्थायी कृषि के प्रभाव से पूछ रहा है सर। ठीक है। तो याद रखना है संपत्ति का जमाव संभव हुआ। किसका जमाव सर, संपत्ति का जमाव संभव हुआ। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वह है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, है ना, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो याद रखना है सर मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था को लागू की गई। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था को लागू की गई। आधुनिक काल में औद्योगिकरण के किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है। किसके, तो शहरीकरण। याद क्या रखना है, शहरीकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है। ये बहुतों बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा, स्टार मार्क लगाइएगा। महानगर में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची थी। तो याद रखना है भाई कहाँ तक पहुँची थी, 40 लाख तक पहुँची थी। कहाँ तक पहुँची थी लंदन की आबादी, 40 लाख तक पहुँची थी। अगला क्वेश्चन जो अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ। तो याद रखना है 1870 में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। ये तो सबको पता है सर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। किसका सर, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा सभी वर्गों का शोषण हुआ, लेकिन किसी का थोड़ा कम हुआ और किसी का थोड़ा ज़्यादा हुआ, लेकिन हुआ सभी वर्ग का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देखिए क्या कह रहा है, शहरों के विस्तार में भव्य डॉट का निर्माण हुआ। तो याद रखना है शहरों के विस्तार में भव्य परकोटों का निर्माण हुआ। किसका सर, इसमें क्या भराएगा, परकोटों का निर्माण हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लंदन भारी संख्या में डॉट को आकर्षित करने में सफल रहा। तो किसको सर, प्रवासियों को। प्रवासी यानी कि जो दूसरे जगह से आकर बसते हैं उसको प्रभावित किया, आकर्षित किया। ठीक है। क्या भराएगा, प्रवासियों को आकर्षित किया। अगला क्वेश्चन, शहरों में रहने वाले डॉट के सीमित थे। किसके सीमित थे, बाध्यताओं के। बाध्यताओं मतलब समझते हैं, यानी बाध्यता किसी चीज़ को माने रहने के लिए मजबूर हो जाना, है ना। शहर में रहने वाले एकदम मजबूरी से रहते थे, है ना, सीमित थे, बाध्यताओं के सीमित थे। अगला क्वेश्चन है वह है कि डॉट देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता था। किस देशों में, औद्योगिक देशों में। किस देशों में सर, औद्योगिक देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डॉट, एक मिनट सर पूरा स्क्रीन पर ला दे पहले स्क्रीन, हाँ अब देखिए, अब है कि डॉट के द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए। किसके द्वारा, स्थानीयकरण के द्वारा। किसके द्वारा इसे भराएगा, स्थानीयकरण के द्वारा निवास, आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। जो अगला क्वेश्चन अपना दिखाई दे रहा है वह है कि मैनचेस्टर, मिलान करना है सर, आपसे पूछेगा कि कौन किससे संबंधित है। तो याद रखना है मैनचेस्टर, लक्कासराय, शेफील्ड किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है सर, औद्योगिक नगर से संबंधित है। किससे संबंधित है, औद्योगिक नगर से संबंधित है। अगला है चिकित्सक, किससे संबंधित है। तो याद क्या रखना है सर, बेरौन हौसमान से। किससे सर, बेरौन हौसमान से संबंधित है। अगला है
कि प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है, तो नगर से सर। और बम्बई किससे है, तो कोई भी बता सकता है सर कि बम्बई जो है वो किससे संबंधित है, वाणिज्यिक राजधानी से संबंधित है। किससे, वाणिज्यिक राजधानी से संबंधित है। पेरिस किससे संबंधित है सर, तो अब जो बच गया पेरिस मध्यम वर्ग से संबंधित हो जाएगा, है ना सर। चलिए अगला क्वेश्चन, और हम लोग अपने अध्याय की लास्ट पोजीशन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो एशिया और यूरोप का जो व्यापार होता था वो किससे होता था, रेशम मार्ग से। क्या रखना है सर याद, रेशम मार्ग से होता था। किस मार्ग से, रेशम मार्ग से होता था। अगला क्वेश्चन है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया, तो अलेक्जेंड्रिया आया। कौन सा आया, अलेक्जेंड्रिया आया। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी, तो वो क्रांति थी सर औद्योगिक क्रांति। कौन क्रांति थी, औद्योगिक क्रांति थी। अगला क्वेश्चन, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे, तो याद रखना है सर पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। किस क्षेत्र में भेजे जाते थे, सॉरी गिरमिटिया मजदूर बिहार के ना, हाँ बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ, तो याद रखना है सर 18वीं शताब्दी से आरंभ हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ, विश्वव्यापी आर्थिक संकट पूछ रहा है सर, तो 1929 में प्रारंभ हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक संकट यानी कि मंदी के कारण यूरोप के कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ। कौन सी नई प्रणाली था, वो था फांसीवादी नाजीवादी शासन, अर्थात आपका ऑप्शन ग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ, 47 में, 1948, 1944 या 1952, किस दशक में हुआ, तो 1944, ग ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, तो याद रखना है सर भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, तो याद रखना है सर कि क्या कह रहा है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, कौन सा दुष्प्रभाव को, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा याद नहीं आ रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार डॉट के द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा, तो सिकंदर के द्वारा। इसमें क्या लिखा है सर, सिकंदर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी या संकट डॉट देश से आरंभ हुआ, अमेरिका देश से आरंभ हुआ। ठीक है। डॉट नामक सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। किसके द्वारा, ब्रिटेन वुड्स के द्वारा। किसके द्वारा, ब्रिटेन वुड्स नामक सम्मेलन के द्वारा। ठीक है। अगला है, आर्थिक संकट से विश्व स्तर पर बेरोजगारी नामक एक बड़ी सामाजिक समस्या उत्पन्न हुई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डॉट ने 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तीव्र कर दिया, तो अमेरिका ने, कौन, अमेरिका ने 1990 के बाद। ठीक है। अमेरिका ने 1990 के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन जो है मिलान करने के लिए है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। 2 मिनट और देखिए क्या कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति किससे संबंधित है, यानी कि कब हुई या किससे संबंधित हुई। याद रखना है औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से संबंधित है। हिटलर का उदय जर्मनी से संबंधित है। विश्व आर्थिक मंदी, है ना सर, विश्व आर्थिक मंदी 1929 हम लोग पीछे देखे हैं, है ना। विश्व बैंक की स्थापना 1944, भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक के बाद, है ना, और विश्व बाजार की शुरुआत प्राचीन काल में हुआ। चलिए उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, यहाँ तक याद कर लिए होइएगा।
बिल्कुल अब हम लोग लास्ट चैप्टर में अपने हैं, प्रेस में, ठीक है। और ये अपना जो जर्नी है, अपना जो हम लोग शुरू किए थे जर्नी, वो उसके लास्ट पोजीशन पे थे। तो जो बच्चा अभी तक बना हुआ है, यकीन मानिए आपको कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। एक एक पॉइंट को आप दिमाग में रखिएगा, आपको परीक्षा हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग अपने लास्ट जर्नी की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, लास्ट चैप्टर की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो याद रखना है, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक संपादन पत्रिका का संपादन किया। अगला क्वेश्चन है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका, याद रखना है, अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा को बदल दिया। किससे बचने के लिए? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन है, 13वीं सदी में किसके ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? ठीक है, किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो याद रखना है, मार्को पोलो। किसने? मार्को पोलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? सर गुटेनबर्ग का जन्म अमेरिका में हुआ था, जर्मनी में, या जापान में, या इंग्लैंड में? तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वो याद रखना है सर, जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो याद रखना है सर, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल की, किसकी सर? बाइबिल की छपाई की, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, इंग्लैंड में मुद्रण काल को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो याद रखना है सर, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कैक्सटन था। कौन था? कैक्सटन। कौन था सर? कैक्सटन था। कौन था? कैक्सटन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ी तोहफा है? तो याद रखना है सर, ये कहे मार्टिन लूथर ने। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो मार्टिन लूथर ने कहा। किसने कहा सर? मार्टिन लूथर ने कहा। अगला क्वेश्चन है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? क्या क्वेश्चन दिखाई दे रहा है दोस्त? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो याद रखना है, रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो याद रखना है, चीन से हुई। कहाँ से हुई सर? चीन से हुई। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों यानी सामग्री को मांग बढ़ाई? तो वो कौन सा देश था? चीन ही था। कौन सा देश था सर? चीन ही था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1904-05 के रूस जापान युद्ध में किसका पराजय हुआ? तो याद रखना है, रूस का पराजय हुआ। रूस का पराजय हुआ। अगला है, फिरोज शाह मेहता ने डॉट का संपादन किया। तो याद रखना है सर, फिरोज शाह मेहता ने किस चीज़ का संपादन सर? बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन किया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट डॉट ईस्वी को पारित हुआ, यानी 1776 से 1780 के बीच पारित हुआ, ठीक है। 1776 से 80 के बीच, 1776 से 80 के बीच सर, याद रखना है, 1776 से 80 के बीच में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसको विभूषित किया गया है? तो याद रखना है, चार्ल्स फेटकॉफ को। किसको? चार्ल्स फेटकॉफ को, ठीक है। अगला है, अल हिलाल का संपादन किसने किया? तो याद रखना है सर, अल हिलाल का संपादन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया। किसने किया? अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया। किसने किया? अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया, ठीक है। और जो ये अल हिलाल जो दिखाई दे रहा है शब्द आपको, ये जो अल हिलाल दिखाई दे रहा है शब्द, ये क्या है? साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र था। क्या था? अल हिलाल साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र था। चलिए जो लास्ट सेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, उसमें क्या है? सुमेलित करें। जे हिक्की
यानी जे हिक्की पूछेगा आपसे निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो याद रखना है सर कि जे हिक्की बंगाल गजट से संबंधित है। किससे सर? बंगाल गजट से संबंधित है। जे हिक्की बंगाल गजट से संबंधित है। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित है सर? तो संवाद कौमुदी से संबंधित है। संवाद कौमुदी से संबंधित है। बाल गंगाधर तिलक मराठा से संबंधित है। किससे सर? मराठा से संबंधित है। केशव चंद्र सेन कौन? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन किससे संबंधित है? सुलभ समाचार से संबंधित है। ठीक है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो बंगाली लेखक थे। कौन थे? बंगाली लेखक थे। तो चलिए यहाँ हम लोगों का पूरे इतिहास का एक एक पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट होता है और इसी के साथ अपने सेशन को समाप्त किया जाता है। अगला सेशन में जब आप लोग कहिएगा कि सर इसके लिए थोड़ा शॉर्ट नोट्स तैयार किया जाए सब्जेक्टिव का भी, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। उसके लिए हम लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसी के अनुरूप हम लोग कार्य करते हैं, हमारी टीम कार्य करती है। और टीम के द्वारा जो क्वेश्चन है वो तैयार किया गया है, लेकिन समय नहीं होने के कारण चूँकि सेशन लंबा हो जाएगा, इसीलिए सब्जेक्टिव को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और ऑब्जेक्टिव का पूरा जो थ्योरी हम लोग अभी इसमें पढ़ लिए हैं, तो यकीन मानिए आपको बहुत ही काम आने वाला है। सेशन में मज़ा आ रहा है। अगर बिल्कुल कंटेंट समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है, तो बिल्कुल लाइक बटन को दबाएं, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।